तो हेलो बच्चों, नोआबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में स्वागत है बच्चों। तो बच्चों आपका मॉडल सेट 3 पेपर आज आ गया है, तो उसका हम सॉल्यूशन लेकर आए हैं बच्चों। ये साइंस का पेपर का है और आपका सेट 3 है बच्चों। तो मैं आपको बता दूं कि आपका फुल मार्क्स 80 है और मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ बच्चों। मैं एक बात इससे पहले बता दूं बच्चों कि आपको बाकी विषयों का देखना है तो आपको ऊपर स्क्रीन में आई बटन में जाके देख लेना है, अन्यथा आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो वहाँ पे दिख जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और सभी मॉडल सेट पेपर चलते करते जाएं, क्योंकि परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोई किसी भी तरह से सभी मॉडल पेपर आपको कर लेने हैं। और एक बात और मैं बता दूं बच्चों कि हमने आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है ना, बोर्ड आभा जैक बोर्ड। देखिए जो दिख रहा है जैक बोर्ड बोर्ड आभा, इसको बोर्ड आभा जैक बोर्ड, इसको टेलीग्राम ऐप खोल लेना है और ये नाम लिख के सर्च करना है और इस ग्रुप में जाके आपको ज्वाइन कर लेना है। और बच्चों और अगर आपको जुड़ने में दिक्कत हो रही है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दिया है, तो लिंक से भी जुड़ सकते हैं। और अगर लिंक से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो नाम लिख के भी सर्च करके भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। और अगर अभी तक आपने बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। दो चैनल है हमारे, नोआबा और बोर्ड आभा, दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बच्चों हम सॉल्यूशन पर चलते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्यूशन कराए जाएंगे, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए फर्स्ट में पूछ रहा है बच्चों कि यदि R1 और R2 प्रतिरोध पार्श्वक्रम हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा, है ना। तो पूछ रहा है इफ रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर इन पैरेलल पूछ रहा है बच्चों पार्श्वक्रम। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं बता देता हूँ। 1/, देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है, ठीक है। और आंसर में कहीं पे भी दिख नहीं रहा है, ठीक है। सी नंबर जो आपको दिख रहा है वो गलत है। मैं आपको बता दूं कि सी नंबर जो आपको दिख रहा है, ये सी नंबर वो आपको गलत दिख रहा है। सी नंबर गलत है क्योंकि 1/R इक्विवेलेंट ये होता है, ठीक है। तो इसको अगर हम मतलब कि सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में लाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, मैं दिखा देता हूँ। तो 1/R इक्विवेलेंट और नीचे R1 प्लस R2 का क्या हो जाएगा, एलसीएम R1 R2, और ऊपर क्या चल जाएगा बच्चों, R2 प्लस R1, यही जाएगा ना। तो R इक्विवेलेंट का आंसर क्या आ गया बच्चों, R1 R2 प्लस में बट्टा में R1 प्लस R2, जो कि ऑप्शन नंबर 1 सही दिख रहा है बच्चों। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सी गलत हो जाएगा। और एक बात और मैं बता दे रहा हूँ बच्चों कि अगर आपका यही रहता सीरीज़ में, सीरीज़ मतलब कि हो गया श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में क्या होता है, R इक्विवेलेंट याद रखिएगा, R1 प्लस R2, याद रखिएगा ये। अब देखिए बच्चों सेकंड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस को कहाँ रखना चाहिए, है ना। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट एंड बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉम्प्लेक्स लेंस टू गेट रियल इमेज ऑफ सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। याद रखिए कॉम्प्लेक्स आपका कॉन्वेक्स लेंस ऐसे होता है, आपको याद होगा। तो इसका आपको याद रखिएगा किस चीज़ में बताने जा रहा हूँ कि पतले लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में जब जहाँ पे केंद्र होता है, वक्रता केंद्र जिसको बोलते हैं, है ना, ऑप्टिकल सेंटर जिसको बोलते हैं बच्चों। तो ऑप्टिकल सेंटर में आपका जब ऑब्जेक्ट का रहता है दूरी बच्चों, तब ही जाके उसके साइज का बनता है, याद रखिएगा ऐसे करके, ठीक है, बराबर साइज का बनेगा। तो याद रखिएगा तो कहाँ पे होना चाहिए, सी पे। और सी क्या होता है, फोकस का दुगुना होता है, एफ का, फोकस का। तो वक्रता केंद्र क्या होता है, फोकस का दुगुना होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। तो यही आंसर सही होना चाहिए क्योंकि वक्रता केंद्र कहीं दिया हुआ नहीं है ना। तो याद रखिएगा एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। तो चलिए बच्चों और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड में क्या पूछ रहे हैं, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। एलपीजी आपको पता होगा जो आपका आता है, जैसे कि इंडियन गैस आ रहा है बच्चों भी, जो कि आपको घरों में किचन में यूज होता है, इंडियन गैस। फिर आपका आता है HP गैस भी आता है ना, तो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे CNG इसका आंसर सही होगा क्योंकि इसे नहीं यूज़ किया जाता है, ठीक है, CNG गैस। अब देखिए बच्चों निम्न में से बोल रहा है, इंग्लिश में बता देता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल इज नॉट यूज फॉर कुकिंग, क्या होगा, CNG। अगला देखिए निम्न में से किस देशों को पवनों का देश कहा जाता है, विच कंट्री नोन एज कंट्री ऑफ विंड वाइंड, जो बोलिए। तो इसका डेनमार्क का आंसर सही होगा बच्चों, डी ऑप्शन इसका सही होगा। 5 में देखिए बच्चों पूछ रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथों में किस संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता है ना। विच अरेंजमेंट इज नॉट यूज फॉर डोमेस्टिक सर्किट, याद रखिएगा। इसका फिफ्थ का आंसर क्या होगा बच्चों, फिफ्थ का आंसर श्रेणी क्रम संयोजन होगा बच्चों, याद रखिएगा। क्यों, कारण मैं बता दे रहा हूँ। देखिए बच्चों अगर यहाँ पे सर्किट है और यहाँ से घरों में अगर चारों तरफ लाइट जुड़ी हुई है ऐसे ऐसे करके, तो इस रूम में अगर बच्चे 3 रूम है, बात के माने ऐसे ऐसे करके 3 रूम है, तो अगर यहाँ से सर्किट कट जाता तो तीनों घर में लाइट नहीं जाएगी, यहाँ कट जाएगा तो आगे के 2 घर में लाइट नहीं जाएगी सॉरी बच्चों, अगर यहाँ कट गई तो भी लाइट नहीं जाएगी। तो इस तरह से दिक्कत होती है बच्चों। और यहाँ पे आपको
श्रेणी क्रम संयोजन में कहीं पे अगर फॉल्ट भी आ जाता है तार में तो पकड़ने में दिक्कत होती है। लेकिन पार्श्व क्रम में क्या होता है बच्चों, मैं बता रहा हूँ, मेड सर्किट है, एक रूम को यहाँ पे दे दिया गया, एक रूम को यहाँ दे दिया गया, एक रूम को यहाँ दे दिया गया, ऐसे करके सर्किट दिया हुआ रहता है बच्चों। तो यहाँ पे अगर लाइट खराब हुआ तो सिर्फ इस रूम में खराब होगा, यहाँ पे खराब हुआ तो यहाँ सिर्फ होगा, यहाँ खराब हुआ तो यहाँ सिर्फ खराब होगा। तो इसलिए सबसे अच्छा रहता है पार्श्व क्रम संयोजन। तो कौन सा नहीं उपयोग किया जाता है, तो श्रेणी क्रम, सीरीज अरेंजमेंट सही नहीं है, ए ऑप्शन सही होगा बच्चों। 6 में देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों, ऑरेंज में। याद रखिएगा संतरा में हमेशा सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, संतरा नींबू में, ये सारे आपके सिट्रस फल हैं बच्चों, इनको साइट्रस फल कहा जाता है। और देखिए बच्चों कौन कौन सा अम्ल है जो कि पूछता है, अम्ल हर बार पूछता है बच्चों, याद रखिएगा जो अम्ल दिख रहा है हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो ये आपको याद ही कर लेना। याद रखिए टार्टरिक अम्ल जो होता है कच्चा आम और किस में, इमली में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल आपका दही में पाया जाता है, याद रखिएगा। ऑक्जेलिक एसिड किस में, नमक इस अम्ल किस में पाया जाता है, टमाटर में, पालक में पाया जाता है। इसी तरह से एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, फॉर्मिक एसिड आपका चींटी के डंक में पाया जाता है। एसिटिक एसिड पूछता है बहुत बार, एसिटिक एसिड याद रखिएगा सिरका में पाया जाता है। ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है बच्चों। यदि विलयन का पीएच मान 3 हो तो क्या होगा बच्चों, आपको याद रहता है कि 7 जब है, मैंने ये बार बार हर वीडियो में बताया, तो ये उदासीन होता है। इधर 7 से ज़्यादा रहेगा तो इधर क्षार हो जाता है, और इधर कम रहेगा तो अम्ल हो जाता है। तो अम्ल कम है, देखिए ना अम्ल है, तो 3 है तो अम्ल होगा। एसिड, इफ पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन इज 3 देन इट विल बी, और ऊपर वाला क्वेश्चन था विच एसिड इज फाउंड इन ऑरेंज, तो आपको मैंने बता दिया सिट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड जो बोलिएगा। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला पूछ रहा है बच्चों, फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर का मैं फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूँ, CaOCl2 होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होगा, है ना बच्चों। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, 8 का ए ऑप्शन सही होगा। 9th में देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। देखिए बच्चों ऑक्सीजन में आपको मैं इसका मतलब बता दे रहा हूँ, 286 इसका एटॉमिक नंबर 16 होता है, याद है 16 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो इसको हम 2s में रहेंगे, p में 8 रहेंगे और उसके बाद 6 बाहर रहेंगे, सॉरी मैं 16 लिख दिया, क्या होगा 286 होगा। तो 6 आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है बच्चों। तो कैसे इसका आबंध बनाएंगे, देखिए O और O ऐसे रहेगा तो 6 इलेक्ट्रॉन बाहर में दिखेंगे, तो 1 2 3 4 और 2 आबंध बनाते हैं, ये याद रखिएगा। तो 2 इधर से, तो ये 2 बॉन्ड बनते हैं बच्चों, और बाहर 2 ठो लॉन पेयर ऐसा रहता है, ठीक है। तो 2 बॉन्ड बनेंगे बच्चों, 2 आबंध बनेंगे जिसको आप बोल सकते हैं। तो हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पूछ रहा है प्रेजेंट इन मीथेन, तो क्या हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच। अगला देखिए बच्चों पूछ रहा है बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है। बेंजीन का सूत्र याद रखिए बच्चों C6H6 होता है। कैसे फॉर्मूला में जुड़ता है बच्चों, ऐसे करके C और फिर लास्ट में C ऐसे, है ना। और अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, याद रखिएगा अल्टरनेट डबल बॉन्ड, ऐसे करके आपका रहता है। सब में HH एकक जुड़ा हुआ रहता है, सब में एकक HH जुड़ा हुआ था। तो C6H6 होता है इसका फॉर्मूला। इसका चित्र बनाने आता है इसलिए मैं बना दे रहा हूँ, तो C6H6 रखिएगा याद। अब देखिए बच्चों खाली स्थान में भरने के लिए आ गया कि दर्पण सूत्र होता है, जबकि U बीम की दूरी है, V प्रतिबिंब की दूरी है और F फोकस दूरी है। तो याद रखिएगा फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू क्या होता है 1/u, जहाँ U हो गया आपका क्या प्रतिबिंब की दूरी और 1/v। तो V अगर कैपिटल में दिया हुआ है क्वेश्चन में तो V और U कैपिटल में ही लिख देते सब चीज़ें, ऐसे लिखिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1/f इज इक्वल टू जैसे प्रश्न में दिया रहेगा वैसे ही लिखना है ना, तो 1/v ऐसे लिख दीजिएगा बच्चों। और याद रखिएगा दर्पण की जगह में यहाँ प्लस जो दिख रहा है उसके जगह में सिर्फ माइनस हो जाता है, किसमें, लेंस वाला में। तो अभी यहाँ पे प्लस रखना है तो प्लस ही रखिएगा। चलिए अगला चलते बच्चों, हीरा एवं ग्रेफाइट। ये जो दिख रहा है हीरा और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट आपको पता होगा बच्चों विद्युत का चालक होता है, जबकि ये है क्या अधातु, अधातु होते हुए भी विद्युत का चालक है। तो क्या है बच्चों, अपरूप है। ये क्या है, अपरूप। अपरूप लिखिएगा कि ये क्या है, अपरूप है। अगला देखिए बच्चों, एल्कीन का सामान्य सूत्र बचा रहा है बच्चों, तो क्या होगा CnH2n होता है बच्चों। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा CnH2n, क्योंकि आपका एल्केन का क्या होता है याद रखिएगा, एल्केन भी पूछता है हर बार अलग अलग तरीके से पूछ रहा है। तो CnH2n + 2 एल्केन का, अरे एल्काइन, एल्काइन का क्या होता है CnH2n - 2 हो जाता है बच्चों। देखिए बच्चों आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलोम होता है। ये मैंने पिछले बार भी बताया है, जिसको C से दर्शाया जाता है कूलोम्स को। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता, तो ये देखिए बच्चों यहाँ से ये सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। तो चलिए हम पहले आपको ये दिखा दे तो ऑब्जेक्टिव का आंसर क्या होगा। तो देखिए बच्चों Mg + O2 इज MgO बना है, तो समीकरण को आपको बैलेंस करना है बच्चों। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, चलिए मैं बता दूं कि जो आपका विषम संख्या में रहता है उसको पहले सम करते हैं, याद है मैंने ये पिछले क्वेश्चनों में भी कराया है और हर बार आपको आता है क्या बोलते हैं, बैलेंस करने। तो बैलेंस करने आपको सीखना होगा। तो देखिए इधर 2 लगा के इधर क्या करेंगे, सम कर देंगे,
है ना। तो 2 इधर ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन यहाँ भी है, और 2 mg हो गया तो 2 mg में 2 यहाँ लगा देंगे तो ये आपको बैलेंस हो गया बच्चों। अब दूसरा देखिए क्या करना है बोल रहा है। दूसरा में देखिएगा क्या दिया हुआ है, MnO2 प्लस क्या दिया हुआ है, HCl, क्या बन रहा है, MnCl2 बन रहा है बच्चों, प्लस H2O बन रहा है, और एक और क्या बन रहा है, Cl2। तो देखिए बच्चों इसको कैसे बनाएंगे, इसको मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहले जो विषम दिख रहा है उसको सम कर लीजिए, है ना। तो प्रोडक्ट साइड तरफ जो मतलब नहीं दिख रहा है तो देख लीजिए, O2 यहाँ पे अगर सम में है ना, और यहाँ पे देखिए O2 विषम में है, तो इसको सम करना होगा, तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखिए मिला के Cl2 इधर 2 है तो इधर Cl 1 है, इधर Cl 1 है और यहाँ Cl2 2 है, दोनों तरफ 2 करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे बच्चों, है ना। अब देखिए तो क्या होता है, एक बार चेक करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों Mn यहाँ पे 1 है, Mn यहाँ पे 1 है, ठीक है, और क्लोरीन यहाँ पे 2 हो गया है, तो क्लोरीन यहाँ 2, इधर भी है 2, 4 है, 4 हो गया, तो यहाँ पे हम HCl की जगह में यहाँ 4 लगा देंगे, दिख रहा है। अब देखिए तो मिला के क्लोरीन तो हो गया बैलेंस, 2 और 2 4, इसमें देखिए क्या हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया बच्चों। देखिए तो हाइड्रोजन 4 है यहाँ पे, मैंने अभी चित्र में बनाया, तो यहाँ पे भी देखिए 2 दूना 4 हो गया। तो बच्चों मैंने जो मुझे लग रहा है मुझे बैलेंस मैंने कर दिया है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है तो ऑक्सीजन भी यहाँ 2 है, तो इस तरह से मैंने बच्चों बैलेंस कर दिया। Mn यहाँ पे 1 है, Mn यहाँ पे भी 1 है, तो इस तरह से बैलेंस करना होगा। यहाँ पे 4 लगेगा, मैं बता दे रहा हूँ, HCl के आगे 4 लगेगा, H2O के आगे 2 लगेगा, और Cl2 के आगे कुछ भी नहीं लगेगा, और कहीं कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपको बैलेंस हो जाएगा बच्चों। तो अपरूपता किसे कहते हैं, इन सारी चीज़ों को देखिएगा, ठीक है। और ये एक चीज़ और मैं बताने जा रहा हूँ बच्चों कि इलेक्ट्रॉन बिंदु जो होता है, डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉन बिंदु की प्रैक्टिस कर ले, मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। ये सारे जितने भी क्वेश्चन है इसमें सभी इंपॉर्टेंट है, तो आपको करते जाना है। अब देखिए बच्चों ये चित्र में पूछ रहा है कि 1 में क्या होगा, 2 में क्या होगा, तो चलिए हम चित्र में ही ले जाते हैं। सिर्फ एक नंबर चित्र में नहीं है, तो एक चित्र में बल्ब होगा, लिख लीजिएगा, बल्ब दिख रहा है तो बल्ब ही होगा 1 नंबर में, 1 नंबर में बल्ब भराएगा। 2 3 4 5 में क्या भराएगा, चलिए हम आपको बता देते हैं। तो देखिए बच्चों कैसा ये वाला चित्र ही आपका दिया गया था, जो धनात्मक से जुड़ा हुआ था उसको एनोड बोलते हैं, याद रखिएगा। ऋणात्मक से जुड़े हुए को कैथोड बोलते हैं। ये चित्र आता है, पिछले देख लीजिए एक बार। अंदर CuSO4 का अम्लीय विलयन है ना, टैंक है, और फिर ये क्या है, अपद्रव्य जिसको एनोड पंख बोला जाता है बच्चों। तो ये भी पूछ सकता है, ये अभी यहाँ पे पूछा हुआ नहीं है लेकिन हो सकता है आपको पूछ दे परीक्षा में, तो ये भी याद रखिएगा, एनोड पंख इसको बोला जाता है। एनोड से निकला हुआ पंख मतलब अपद्रव्य। तो यहाँ पे चलिए हम सबका आंसर अब आपको बता देता हूँ। तो चित्र देख लेंगे तो आपको समझ में आ गया ही होगा। पहला में आपको मैंने बता दिया बल्ब, दूसरा में स्विच भर दीजिएगा, ठीक है, दूसरा में स्विच लिख दीजिएगा बच्चों। सेकंड नंबर का मैंने आंसर बताया। थर्ड में देखिए एनोड होगा, है ना, थर्ड में क्या लिख दीजिएगा, एनोड। और एनोड वहाँ से आप देख भी किए कि आंसर में क्या होगा, कैसे लिखाएगा, तो एनोड लिख दीजिए, थर्ड में एनोड। 4 में देखिए बच्चों टैंक भी मैंने बताया, टैंक लिख दीजिएगा। और 5 नंबर में क्या होगा बच्चों, CuSO4 का अम्लीय विलयन लिख दीजिए, CuSO4 अम्लीय विलयन, अम्लीय CSO4 विलयन ज़्यादा अच्छा लगेगा, अम्लीय CSO4 विलयन। तो देखिए मैंने बच्चों इसको भी बता दिया। अब चलिए यहाँ पे सभी का सूत्र पूछ रहा है, तो साधारण नमक का आपका क्या होता है, NaCl, आपको पता होगा। सोडियम क्लोराइड यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ साफ है, NaCl होगा, NaCl सोडियम क्लोराइड। अब देखिए जल का पूछ रहा है क्या होगा, H2O होगा बच्चों, है ना। धोने वाला सोडा, वॉशिंग सोडा का क्या होता है बच्चों, याद रखिएगा। तो धोने वाला सोडा का आपका क्या होता है, तो धोने वाला सोडा और ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला हर साल आता है बच्चों, तो याद रखिएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, Na2CO3, ये धोने वाला सोडा का हो गया बच्चों, Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। और बेकिंग सोडा का क्या होता है, याद रखिएगा, Na2, देख रहे हैं, सॉरी 2 नहीं होगा, NaH, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ बड़ा लिखा जाएगा यहीं पे, NaHCO3, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। तो ये भी आता है, ये भी आता है, तो दोनों देख लीजिएगा। देखिए बच्चों रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है बच्चों, 27 का आंसर कौन सा होगा, ए पर, सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करता है। उसके बाद देखिए बच्चों द ओपनिंग ऑफ क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा डिपेंड्स ऑन सनलाइट। पराग कोश में क्या होता है बच्चों, तो पराग कोश में क्या होता है, इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा, पराग कण इसका सही होगा। द अनदर कंटेंस, एंथर कंटेंस पोलेंस, इसका आंसर सही होगा। मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है बच्चों किस में होता है, तो 29 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, 29 का बी होगा बच्चों, ईस्ट में होता है ना।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू बडिंग टेक्स प्लेस इन ईस्ट। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितना बच्चों? द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन इज क्या होगा बच्चों? 30 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 30 का ए ऑप्शन सही होगा बच्चों। 46 होता है ना। एटीपी का फुल फॉर्म पूरा पूछ रहा है बच्चों, तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ लिख दीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई ऐसे लिखिएगा, ट्राई है ना, और फॉस्फेट ऐसे करके लिख दीजिएगा। अगला देखिए बच्चों, पूछ रहा भारत में बायोगैस किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गोबर गैस से प्रसिद्ध है। गोबर गैस इसको बोला जाता है ना बच्चों, गोबर गैस। ठीक है बच्चों, तो मैंने यहाँ पे जितने भी बच्चे आपके मतलब कि जितने भी आपका एक नंबर वाला था, जो ऑब्जेक्टिव था और जो अच्छे प्रश्न थे जो शॉर्ट में बनाए जा सकते थे, मैंने उसका वीडियो ले लिया बच्चों। वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो मैं आज यहीं तक रखता हूँ बच्चों। और अगर अभी तक आपने बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। और मैं एक चीज़ और जानकारी देना चाह रहा था बच्चों कि मैं हिंदी का क्रैश कोर्स ले रहा हूँ बच्चों, है ना। तो हिंदी का आपका जितना भी हिंदी व्याकरण का क्लास है वो मिल जाएगा। इस वीडियो को लास्ट में अभी देखिएगा, दिख रहा होगा, तो जो दिख रहा है उसको उससे क्लास कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी का जो क्रैश कोर्स चल रहा है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ पे वाक्य, क्रिया, अव्यय ये सारे पढ़ाए जा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतने बच्चों। आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं बच्चों हमारी तरफ से। धन्यवाद।